नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम गुदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर से। आज हम यह कक्षा लगा रहे हैं सामान्य हिंदी के लिए। सामान्य हिंदी आप लोग जानते हैं बीए प्रथम वर्ष, न केवल बीए, बीएससी होम साइंस, बीकॉम, सभी वर्ग के, सभी संकाय के प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए सामान्य हिंदी की कक्षाएं होंगी, सामान्य हिंदी के वीडियो होंगे। आप उसका लाभ उठा सकते हैं। सामान्य हिंदी का सिलेबस आपको पहले बताया जा चुका है। आज मैं जिस बिंदु पर बात करने जा रही हूँ वह है अनुवाद। अनुवाद कौन सी इकाई है, ये पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए एक बार हम सिलेबस पर, पाठ्यक्रम पर पुनः दृष्टि डालते हैं। पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार जो पहली यूनिट है, पहली इकाई है, वो गद्य भाग है, जिसमें गद्य की एक पुस्तक है। गद्य, एक ही पुस्तक में गद्य और पद्य दोनों दे रखे हैं। और दूसरा भाग जो है वो पद्य का है, कविताएं हैं उसमें, वह दूसरी यूनिट कहलाएगी, इकाई 2। इकाई संख्या 3 में व्याकरण के कुछ बिंदु होंगे। व्याकरण के कौन कौन से बिंदु होंगे इकाई संख्या 3 में? संक्षेपण, पल्लवन, शब्द युग्म, लोकोक्ति, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों होंगे। यह यूनिट 3 है। यह इकाई 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद इकाई 4 जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वह होगी इकाई 4, जिसमें जो अनुवाद से संबंधित है। और अनुवाद के 2 उसमें प्रश्न होंगे। एक प्रश्न तो अनुवाद का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका सिद्धांत क्या है और आदर्श अनुवाद की विशेषताएं क्या होती हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न होगा। और एक प्रश्न होगा, कोई भी एक अवतरण दे दिया जाएगा, अनुच्छेद दे दिया जाएगा, चाहे वो राजस्थानी में होगा, चाहे वो अंग्रेजी में होगा, उसको आपको अनुवाद करना है हिंदी में। तो इस तरह से अनुवाद में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 2 भाग होंगे। एक तो सैद्धांतिक है और दूसरा प्रायोगिक है, जिसमें आपको अनुवाद करके दिखाना है। इसी तरह से फिर 5वीं यूनिट जो है वह है निबंध और पत्र, जिसमें पत्र प्रारूप आएगा। किसी भी दिए गए विषय पर आपको पत्र लिखना होगा और दिए गए 4 या 5 विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा। यह है 5वीं यूनिट। तो संक्षेप में हमने बात करी है पाठ्यक्रम पर। अब हम बात करते हैं अनुवाद पर। अनुवाद की आवश्यकता क्यों है, अनुवाद किस तरह से प्रारंभ हुआ, अनुवाद का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, उसका महत्व क्या है, वो किस लिए उपयोगी है और एक आदर्श अनुवाद की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इस क्रम में हम आगे कुछ कक्षाएं जो हैं उनमें पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनुवाद की आवश्यकता क्यों है। अनुवाद की आवश्यकता इसलिए है, इसका सबसे बड़ा काम क्या है? संप्रेषण। अनुवाद क्या करता है? एक भाषा में कही हुई बात को उसको दूसरी भाषा में अनुवादित करता है। तो क्या हुआ? बात का संप्रेषण हुआ, विषय वस्तु का संप्रेषण हुआ। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही, स्वतंत्र शासक बनने के साथ, स्वतंत्र साम्राज्य बनने के साथ ही भारत को अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना था, अपने अन्य देशों के साथ अपने संबंध को बढ़ाना था। तो अन्य देशों के साथ अगर आपको संबंध बढ़ाने हैं तो वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति और वहाँ का जो रहन सहन है उससे परिचित होना बहुत आवश्यक है। तो परिचित कैसे होंगे? उसका माध्यम क्या होगा? भाषा ही होगी उसका माध्यम। वहाँ का हम साहित्य पढ़ेंगे, वहाँ की संस्कृति को जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन उसमें संकट क्या है? उसमें संकट ये है कि जब हम बात करेंगे तो उनकी भाषा में बात करने के लिए हमें, उन तक पहुँचने के लिए हम
उन तक पहुंचने के लिए हमें उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी, उनकी संस्कृति को पहचानना होगा। तो अनुवाद क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है, जिसमें हम संपूर्ण वसुधा को एक कुटुंब मानते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को अनुवाद पूरा करता है, उसका एक माध्यम पूरा बनता है पूरा करने का। दूसरे शब्दों में कहें तो ये संप्रेषण है। एक तरह से अनुवाद के माध्यम से ही संप्रेषित किया जाता है एक देश, एक प्रदेश, एक क्षेत्र की भाषा और संस्कृति को दूसरे देश और दूसरे प्रदेश तक। तो अनुवाद जोड़ता है, दो संस्कृतियों को जोड़ता है, दो अलग भाषा के साहित्यों को जोड़ता है और विश्व बंधुत्व की धारणा को परिपुष्ट करता है, एकता की बात करता है, समरसता की बात करता है। इसी तरह से अनुवाद के माध्यम से आज का मनुष्य अपने सीमित दायरे से बाहर निकलता है, विश्व से जुड़ता है, विश्व उसके लिए पूरा एक मंच बनता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो वहाँ का गाइड अगर हमें वहाँ के जो ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी देता है, तो अगर वो स्थानीय भाषा में दे रहा है, अब हम साउथ में घूमने गए हैं और वो तेलुगु भाषा में हमें जानकारी दे रहा है, हम हिंदी भाषी हैं, उत्तर भारत के रहने वाले हैं, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हमने तेलुगु भाषा को सीखा और उसने अनुवाद करके हमें बताना शुरू किया, वैसे ही हम जान पाते हैं कि जहां हम पर्यटन के लिए आए हैं उस क्षेत्र का महत्व क्या है। इसी तरह बहुत से उदाहरण हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, उधर रूस के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में कोई बातचीत हो रही होती है तो बीच में एक व्यक्ति बैठा होता है जिसे हम कहते हैं दुभाषिया हम उसे साधारण शब्दों में कह सकते हैं। तो दुभाषिया क्या करता है कि दोनों तरफ के दुभाषिये भी बैठे होते हैं। कोई एक दुभाषिया बैठा है तो जो हिंदी जानता है वो हिंदी में रशियन भाषा को अनुवाद करके बोलता है, और वो जानकार अगर इतना ज्ञानवान है कि वो रूस की भाषा को हिंदी में भाषा करके अनुवाद बोलता है। या फिर ये भी हो सकता है कि एक दुभाषिया हमारे देश के जो डेलीगेशन है उनके पास हो और एक दुभाषिया जो है वो दूसरे देश के जो पदाधिकारी हैं उनके पास में हो, और दोनों ही उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके अपने अपने जो अधिकारी हैं उनको बता रहे हों। इस तरह से भाषा का अनुवाद करके उसने कौन सा कार्य किया? उसने संप्रेषण का काम किया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत आज़ाद हुआ, भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाने के लिए, अपने रिश्ते बनाने के लिए एक तरह से अनुवाद का ही सहारा लिया। अनुवाद ने वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया, और आज तो अनुवाद इसलिए आवश्यक हो जाता है, एक बहुत बड़ा फील्ड है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारे रोजगार की संभावनाएं हैं। न केवल भारत में, भारत से बाहर भी रोजगार की संभावनाएं हैं, और एक तरह से यह एक संगठित व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। और आज हमने थोड़ा सा इसके महत्व को जाना है, आगे हम देखेंगे इसी तरह से इसके महत्व पर बात करेंगे, इसके अर्थ पर बात करेंगे, और एक आदर्श अनुवाद की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये आने वाले वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।